संस्थान भी अपनी संस्था के 24वें वर्ष पूरे करके 25वें वर्ष में कदम रख चुका है। रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित इस भव्य समारोह में आप सभी का शुभ स्वागत, अभिनंदन अभिनंदन। मैं हमारे विशिष्ट अतिथिजन से अनुरोध करती हूँ, कृपया वो मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। मेरा विनम्र अनुरोध समनी चारित्र प्रज्ञा जी से, जो कि जैन विश्व भारती संस्थान की वाइस चांसलर हैं, माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल शर्मा, सह संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, श्री धर्मचंद जी लूंकड़, अध्यक्ष जैन विश्व भारती, श्री कन्हैयालाल जी जैन, अध्यक्ष जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा दिल्ली, प्रोफेसर वेद प्रकाश, चेयरमैन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, श्री सुखराज जी सेठिया, रजत जयंती कार्यक्रम संयोजक दिल्ली चरण। सभी महानुभावों से मेरा विनम्र अनुरोध, कृपया मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जैन विश्व भारती संस्थान, जैन विश्व भारती संस्थान, मानव मूल्यों का है उत्थान, आचरण में गूंजे ज्ञान। जैन विश्व भारती संस्थान। विद्या आराधना, सेवा शोध की साधना, राज्य विद्या आराधना, सेवा शोध की साधना, संस्कार सुरक्षा इस देशा, जैन विश्व भारती संस्थान। अहिंसा और प्रेक्षा ध्यान, तुलसी महाप्रज्ञ वरदान, जैन विश्व भारती संस्थान। नारी शिक्षा का है सपना, कला साहित्य सर्जना, महाश्रमण युग भरे उड़ान, जैन विश्व भारती संस्थान। जैन विश्व भारती संस्थान, जैन विश्व भारती संस्थान, जैन विश्व भारती संस्थान, जैन विश्व भारती संस्थान। विश्व भारती संस्थान 20वीं सदी आधी बीत चुकी थी। तेरापंथ धर्म संघ के 9वें आचार्य गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने चिंतन किया कि बौद्धों ने तो 4वीं शताब्दी में ही नालंदा और तक्षशिला जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय बना लिए थे, और हम अब तक एक भी ऐसा संस्थान नहीं बना पाए जहां पर जैन विद्या का गहरा अध्ययन हो, उस पर शोध हो, अनुसंधान हो, ताकि जैन धर्म को व्यापकता मिले, विस्तार मिले। इस चिंतन ने एक सुंदर आकार लिया और लाडनू में जैन विश्व भारती का अस्तित्व सामने आया। यहाँ पर प्राकृत, जैन विद्या, जैन दर्शन, जीवन विज्ञान, प्रेक्षा ध्यान जैसे विषयों पर पाठ्यक्रम शुरू किए गए और 1991 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। इस तरह 1991 में पूरी दुनिया का पहला जैन विश्वविद्यालय सामने आया। एक ऐसा अनूठा विश्वविद्यालय
जिसकी मिट्टी से अध्यात्म की सौंधी सौंधी महक उठती है। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां पर ज्ञान और चरित्र का अद्भुत संगम है, जहां के कण कण में पूज्य गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी एवं आचार्य श्री महाप्रज्ञ की यादें समाई हैं। एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसका बोध वाक्य है नानस्य सारम आयारो, यानी ज्ञान का सार है आचरण। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी का मानना था, यदि खेत में हल बहुत चलाया जाए पर उसमें बीज न बोया जाए तो पूरा श्रम बेकार हो जाता है। इसी तरह विद्यार्थियों को ज्ञान बहुत दिया जाए पर उनका चरित्र निर्माण न किया जाए तो वो ज्ञान भार स्वरूप बन जाता है। इसीलिए एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की गई जहां पर चरित्र निर्माण पर बल दिया गया। तो इस अनूठे विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह में एक बार फिर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। यूं तो हर कुम्हार अपने घड़े को सराहता है, लेकिन असली तारीफ वो होती है जो एक खरीदार करता है। किसी भी संस्थान की असली तस्वीर अगर हमें देखनी है तो हमें वहाँ के छात्रों के नज़रिए से देखनी चाहिए। तो हमारे बीच उपस्थित हैं JVBI के एक स्टूडेंट डॉक्टर आलम अली। पेशे से एडवोकेट हैं, लेकिन प्रेक्षा ध्यान और योगा में इन्होंने PhD की है JVBI से। तो मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अली को अपने अनुभवों के साथ। वाइस चांसलर महोदय, सम्मानित मंच, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, लेडीज एंड जेंट्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, मैं आप सबकी खिदमत में अपना सलाम पेश करता हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत साल पुरानी बात है और मुझे गर्व होता है कि मैं इस संस्थान के प्रथम बैच का स्टूडेंट रहा। मैं एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हूँ। जब मैं इस संस्थान में आया तो मुझे नहीं पता था कि ये कैसा है, यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ की पढ़ाई कैसी है, मैं कैसी तालीम ग्रहण करूँगा। चरित्र निर्माण, मानवीय मूल्य, प्रेक्षा ध्यान, अध्यात्म, चरित्र निर्माण, बहुत सारे अल्फाज मुझे बहुत ही भारी से लगते थे। मुझे समझ में नहीं आता था कि इनका मतलब क्या है। गुरुदेव तुलसी का अपना एक पर्सोना था। उनके आभा मंडल में कुछ अजीब सी बात थी, मुझे वो बहुत आकर्षित करती थी। उस जैन विश्व भारती संस्थान की मिट्टी में वो खुशबू थी कि मुझे वो खींच लाई वहाँ। मैंने जाना कि मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है, मैं इस लाइफ में मुझे करना क्या है। दोस्तों, लाइफ इज नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट पावर। आदमी को अपने आप से पहचान होनी चाहिए। इस संस्थान ने मुझे अपनी पहचान दी, मुझे ये बताया कि मैं किस लिए यहाँ हूँ। इस जीवन में मुझे कुछ करना है, मुझे इस जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है। बहुत अच्छा है कि यहाँ के विद्यार्थी हैं, कुछ सीखते हैं। जब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा, प्रेक्षा ध्यान के बारे में समझ आई, जैन दर्शन को समझा। होली कुरान में कहा है कि सीकिंग नॉलेज इज कंपल्सरी, इट्स अ ड्यूटी ऑफ ए पर्सन। तो मैंने सीखा, नमो अरंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो ज्ञानम, नमो लोए सवसावणम। मैं कह सकता हूँ कि मैंने वो शिक्षा ग्रहण की है जो मुझे अपना व्यक्तित्व बनाता है। इस चरित्र का निर्माण होता है। उस चरित्र का निर्माण के मायने ये है कि मेरा अफेक्शन है, मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ, मुझे अपनी आत्मिक शांति है, मुझे आत्मिक प्रसन्नता है। उस प्रसन्नता को मैं अनुभव करता हूँ, उस प्रसन्नता को मैं अपने बच्चों के साथ शेयर करता हूँ, उस प्रसन्नता को मैं अपना पैशन मानता हूँ। और जब तक जीवन में पैशन नहीं है, शायद हम बहुत कुछ अचीव नहीं करते हैं। मैं कहीं एक सेमिनार में गया था, तो किसी ने तंज करते हुए, एक एजुकेशन सेमिनार था, उसमें कहा
किसी ने एक कटाक्ष किया कि मैं पास तो हो गया हूं फिर भी फेल हूं, मैं पास तो हो गया हूं फिर भी फेल हूं, तालीम के इदारों का मैं एक खेल हूं। ये संस्थान, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ इस इदारे में, इस संस्थान में शिक्षा एक खेल नहीं है। इट्स नॉट ए कमोडिटी, इट्स ए लाइफ प्रोसेस, इट्स ए लर्निंग प्रोसेस। और उस लर्निंग प्रोसेस को जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो भाइयों और बहनों, मैं कह सकता हूं कि इस जीवन की सफलता का मूल मंत्र वही है। डॉक्टर कलाम, जिनके हाथों से मुझे पीएचडी की डिग्री मिली, उन्होंने कहा, इफ यू वांट टू बी ए सन, इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, यू हैव टू बी बर्न लाइक ए सन। लेकिन उस बर्निंग प्रोसेस को सिखाने के लिए इस यूनिवर्सिटी का स्थान है। ऑनरेबल वाइस चांसलर यहाँ बैठे हैं। हर व्यक्ति के हर जीवन में बहुत सारे गुरु या अध्यात्म के लोग या शिक्षा के लोग आते हैं, पर इस संस्थान में एक एक टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ हम विद्यार्थियों को अपना मानता था। शी इज एन इंस्टीट्यूशन हरसेल्फ। उनका डेडिकेशन, उनकी कमिटमेंट, उनके इंटेलिजेंट रात दिन इस संस्थान के लिए लगी रहती है। और मुझे प्राउड फील होता है कि मैं इस संस्थान की उस प्रथम बैच का विद्यार्थी हूं जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। भाइयों और बहनों, कहने को बहुत कुछ है, अल्फाज बहुत कम पड़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और मैं दुआ करता हूं कि ये बहुत आगे और उन्नति करे, प्रगति करे और हर पल मुझे, मेरे इन सबको, हमारे जिस संस्थान को गर्व का अनुभव करवाएं। ओम रहम। थैंक यू। ये थे सर्वधर्म सद्भाव में विश्वास रखने वाले डॉक्टर आलम अली। और अब एक और एल्यूमिनस यहाँ पर उपस्थित हैं, डॉक्टर मीना शर्मा, जो कि पूर्व विद्यार्थी हैं इस विश्वविद्यालय की, जिन्होंने गठबंधन सरकारों पर यहाँ से डॉक्टरेट की है। इस वक्त जेंडर एंड सोशल अफेयर्स की वो एडिटर हैं, डीडी न्यूज़ की प्राइम टाइम एंकर रह चुकी हैं, सहारा राजस्थान की स्टेट हेड रह चुकी हैं। डॉक्टर मीना शर्मा, उनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि वो अपने विचारों को, अपने अनुभवों को हम सब के साथ शेयर करें। 15 अगस्त को उनकी एक श्रृंखला शुरू हो रही है, अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो। 1 साल की ये श्रृंखला है और हर दिन फोकस न्यूज़, डीडी नेशनल और ईटीवी के सभी चैनल्स पर ये एक साथ दिखाई जा रही है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ की पूर्व स्टूडेंट की। डॉक्टर मीना शर्मा। सम्मानित मंच और अति सम्मानित सभागार में मौजूद सभी को नमस्कार। विश्वविद्यालय के बारे में मेरे पूर्व साथी के द्वारा आप बहुत कुछ सुन चुके हैं और विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह में है तो जाहिर सी बात है जितने लोग यहाँ पर हैं लगभग सब वाकिफ हैं, तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन व्यवहारिक धरातल की कुछ बातें हैं जो साझा करना चाहूँगी। ज्ञान के साथ चरित्र निर्माण का सपना जो आचार्य तुलसी ने देखा था दशकों पहले, एक बार मेरा भी उनसे मिलना हुआ जब मैं पीएचडी का सपना लेकर, बहुत अलग विषय था मेरे पीएचडी का, कम से कम गठबंधन सरकारों पे, राजनीतिक विषय पर धर्म से जुड़े विश्वविद्यालय में पीएचडी करने गई थी, लेकिन राजनीति, धर्म और शिक्षा, इन तीनों का निरंतर वैचारिक सतत संघर्ष जारी रहता है। ये मैंने विश्वविद्यालय में 2 साल के अपने पीएचडी के कार्यकाल के दौरान लगातार देखा। अहिंसा का जो पाठ आचार्य श्री ने दशकों पहले देने की शुरुआत की थी, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जबरदस्त कैंपेन, महिला शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय की नींव, लेकिन उतना ही कड़वा सच है कि कन्या भ्रूण हत्या के लिए जब स्टिंग ऑपरेशन करने निकले तो हम जो आज सब बैठे हैं, मैं इसे समाज धर्म के रूप में विभाजित नहीं करना चाहती, लेकिन व्यवहारिक धरातल पे आप सबका साथ चाहती हूँ, इसलिए सम्मानित मंच की अनुमति से ये बात रखना चाहती हूँ कि आज बेटियों की संख्या सबसे ज्यादा कम हमारे जैन समाज में है। ये मुझे वहाँ रहते हुए महसूस हुआ जब देखा
कि 35-40 साल की उम्र में विश्वविद्यालय के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर लड़कों को लड़कियाँ नहीं मिल रही हैं। इसलिए कन्या भ्रूण हत्या पे स्टिंग ऑपरेशन करके मीडिया के जरिए इस सच को सामने लाकर, उस सच को जिसको हम जानते सब हैं लेकिन मानना कोई नहीं चाहता है, स्वीकार कोई नहीं करना चाहता है, उस सच को आप सबके सामने रखा तो अहिंसा का वो पाठ कहीं न कहीं विश्वविद्यालय ने जो सिखाया, अनेकांत का जो भाव विश्वविद्यालय ने सिखाया। बड़ा नया शब्द था अनेकांत, जब पहली बार मैंने सुना था और मैं पूछने चली गई एकदम सहजता से कि दरअसल अनेकांत होता क्या है। और उस अनेकांत ने, मैं आज गर्व के साथ कह सकती हूँ, सम्मान के साथ कह सकती हूँ कि मेरी रिजिडिटी को कम किया। जितना रिजिड मैं थी उस रिजिडिटी को कम करने में उस अनेकांत के भाव की बड़ी भूमिका रही। लेकिन उसके बाद भी अगर कन्या भ्रूण हत्या, अगर महिला शिक्षा, विश्वविद्यालय की स्थापना एक संयोग है ये कि जिस राजस्थान में सबसे पहला विश्वविद्यालय वनस्थली विद्यापीठ के नाम पर पंडित नेहरू गए और उन्होंने कहा कि काश मैं लड़की होता। देश के पहले प्रधानमंत्री ने राजस्थान के जिस विश्वविद्यालय से बात रखी, राजस्थान के जिस नागौर, जिस डेजर्ट, जिस थार, जिस मिट्टी के इलाके में आचार्य तुलसी ने महिला विश्वविद्यालय की कल्पना की, आज उसी राजस्थान की बात जब भी होती है सम्मानित मंच के साथ, माफी के साथ, चाहती हूं कि पूर्वाग्रह टूटें, इसलिए इस बात को रखना चाहती हूं कि उस राजस्थान की जब जब बात होती है तो महिलाओं के लिए अच्छी शिक्षा में पिछड़ेपन के कारण बात होती है। ये दोनों सच साथ साथ चल रहे हैं कि महिला विश्वविद्यालय सबसे पहले रखा गया, वहां पे वनस्थली विद्यापीठ के नाम पर नींव रखी गई, नागौर में जैन विश्व भारती, और आज भी महिला शिक्षा के बहुत सारी बातें हो रही है। मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं है ये कहने में यहाँ पर इस मंच से कि अगर हमें शिक्षा के बुनियादी हक को सिर्फ कागजों से निकालकर व्यवहारिक धरातल पर लाना है तो जैन विश्व भारती को भी और ऐसी तमाम संस्थाओं को भी व्यवहारिकता के पलड़ू पे बराबर तोलना पड़ेगा। जिस अब के बरस की जिन्होंने चर्चा की, मैं उसका भी जिक्र यहाँ पे जरूर करना चाहूंगी। अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो, ये कार्यक्रम हमने एक शुरू किया है। उस कार्यक्रम का बुनियादी अगर ये कहें कि क्यों बनाया गया, तो उसकी जरूरत भी इसलिए पड़ी कि देश के हर हिस्से में बेटियां अच्छा काम कर रही हैं। ये सच होते हुए भी टेलीविजन चैनल्स पे, अखबारों में सुर्खियां, हेडलाइंस तब तक पूरी नहीं होती है जब तक दिन में क्राइम अगेंस्ट विमेन की, महिला पर अत्याचार से जुड़ी हुई खबर प्रमुखता से न देखी जाए। और आप लोगों के सबके जहन में और हम सबके जहन में ये बैठ गया है कि महिलाओं पर अत्याचार ही हमारे समाज का एक सच है। उस तस्वीर को बदलने की कोशिश एक कार्यक्रम के जरिए की है और मैं बहुत ही विनम्रता से इस सच को स्वीकार करना चाहती हूँ कि सरकारें ईमानदार प्रयासों में किस तरह साथ होती है कि हम तुलनात्मक रूप से विरोधी खेमे का चैनल समझे जाने वाले चैनल के भी इस कार्यक्रम को भारत सरकार ने समर्थन दिया और भारत सरकार लगातार इस कार्यक्रम को प्रमोट कर रही है। और एक बेटी जो झारखंड से निकल के आती है, उसकी कहानी को 10 दिनों में तकरीबन 40,000 लोग देखते हैं। हमारे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। 40,000 वैसे बहुत छोटी संख्या है, लेकिन एक बेटी जिसके दोनों हाथ नहीं है, जो पिछले 9 साल से पैरा टीचर बन के काम करती है और देश की सरकार कहती है कि हमें आपने आवाज़ पहुंचाई है तो हम इसको गवर्नमेंट टीचर बनाएंगे। सरकारें ईमानदार प्रयासों में साथ रहती हैं। मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ इस मंच से क्योंकि विश्वविद्यालय में महिला शिक्षा के लिए बहुत कुछ करने की, जो कम से कम आज मेरे लिए गर्व की इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो सकती कि जो मैं अक्सर कहती हूँ कि जब मैं इस मंच पे खड़ी होती हूँ तो मुझे सामने वाली कतार में महिलाएं बहुत कम दिखती हैं, इस कतार में तो बिल्कुल नहीं दिखती हैं। आज इस कतार में भी विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर महिला दिख रही हैं और इस कतार में भी ज़्यादा महिलाओं की संख्या बढ़े, इसके लिए आप लगातार जो प्रयास कर रही हैं उसमें आपके होने का साथ यहाँ पे हमें भी आने वाले भविष्य में ज़्यादा संख्या देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सन 1982 की बात है। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी समनियों की एक संगोष्ठी का संचालन कर रहे थे और गुरुदेव श्री तुलसी ने कहा, मैं चाहता हूं कि भविष्य में हमारी समनियां इतनी योग्यता हासिल करें
कि वो शिक्षा के क्षेत्र में उच्च पदों का संचालन कर सकें। गुरुदेव श्री तुलसी को शायद वरदान था कि वो जो भी चिंतन करते थे, जो भी सपना देखते थे, वो हकीकत में जरूर बदलता था। गुरुदेव का ये सपना साकार हुआ सन 2006 में, जब समनी मंगल प्रज्ञा जी ने जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट के वाइस चांसलर के रूप में अपना दायित्व संभाला। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सन 2010 में समनी चारित्र प्रज्ञा जी ने जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट के वाइस चांसलर का दायित्व संभाला, और अभी भी वाइस चांसलर का दायित्व वो बहुत कुशलता के साथ निभा रही हैं। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में 4 साल तक वो अध्यापन का कार्य कर चुकी हैं। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स में वो भाग ले चुकी हैं। बहुत ही विदुषी समनी चरित्र प्रज्ञा जी, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध कि वो हमें विश्वविद्यालय की विशेषताओं से अवगत कराएं, वो खासियत जो इस विश्वविद्यालय को भीड़ में एक अलग पहचान देती है। समनी चारित्र प्रज्ञा जी। परम श्रद्धास्पद पूज्य अनुशासना के चरण कमलों में सभक्ति वंदना। ऑनरेबल चेयरमैन, यूजीसी चेयरमैन डॉक्टर प्रोफेसर वेद प्रकाश जी, ऑनरेबल कृष्ण गोपाल जी, सम्मानित मंच, डिग्निटरीज ऑफ द डायस, भाइयों और बहनों, it's really a pleasurable moment for me today to be here on the occasion of Silver Jubilee celebration of Jain Vishwa Bharati Institute, a deemed university which was established in 1991 with the approval and permission of the UGC. एक प्रश्न हमेशा मेरे दिमाग में रहता है, and I'm just still exploring today, why we take education? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? हम शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं? शिक्षा पाने के पीछे हम किन मूलभूत तत्वों को जानना चाहते हैं? डेफिनेटली एक प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक हमारी यात्रा शुरू होती है, और उस यात्रा के दौरान अनेक पड़ाव आते हैं। लर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाती है और एक बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है। But ultimately, with what objective which they have in their mind? I'm really proud to listen to all those 2 alumni students who belongs to this institution. उन्होंने एक मकसद अपने मन में बनाया, एक ambition उनके मन में create हुआ, and with that they are making a big difference in the society by the clear understanding of the philosophy with the practical application of the knowledge. तो हमारा objective क्या है शिक्षा ग्रहण करने का? I was just discussing with a gentleman, and he said that modern education, definitely no doubt it's doing a lot of good thing for the society, लेकिन ये हमें ये सिखाता है what I can make out of my education. वह ये चाहता है कि मुझे बदले में क्या मिलेगा, मुझे क्या पैकेज मिलेगा, मुझे क्या सैलरी मिलेगी. Then it's still they are ignoring the different aspects of the life, because life itself is not that so simple, which one can say कि खाली कैरियर करना ही मेरा उद्देश्य है. कैरियर लाइफ का एक फैक्टर है, एक एस्पेक्ट है, but the other aspects of the life, today we don't have much of education towards to improve our EQ and SQ. That's the missing part which we see in the higher education system. We are very proud to have our guest as Professor Ved Prakash ji, the chairman of the UGC. I'm just delighted, and I want to convey my message to him. He always supported the universities who are working for the noble cause. On this occasion, I'm again requesting you, this university which is based on value education, this university which is established to make a man as a good man, एक इंसान को अच्छा इंसान बनाना, व्यक्ति के भीतर नैतिक मूल्यों की चेतना को जगाना, मानवीय मूल्यों को जगाना, उसके भीतर एक सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे हो सके, एंड स्पेसिफिकली फॉर द रूरल डेवलपमेंट, जैसे कि अभी मीना बता रही थी. तो हम जब तक रूरल एरिया में उस लेवल तक नहीं जाएंगे, we talk about the access and equality, we talk about the excellence and ethics and education, जब तक हम उस लेवल पर नहीं जाएंगे, उनकी चेतना को नहीं जगाएंगे, उनके भीतर के संस्कारों को परिमार्जित नहीं करेंगे, it's very difficult to create a good citizen of this global world. ये यूनिवर्सिटी, इसके अनुशासना आचार्य श्री तुलसी, इसके द्वितीय अनुशासना आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, और वर्तमान में इसके अनुशासना आचार्य श्री महाश्रमण जी, उन्होंने हमेशा इसी बात पर
काम किया, जहां कोई धर्म संप्रदाय का भेदभाव नहीं, लेकिन एक इंसान को अच्छा इंसान बनाने की बात कही जाती है। 90% of the students we have in our campus is the girls, the women who are coming from the neighborhood area, and we try to imbibe those great sanskars which can make their life in the present as well as for the future to be a great citizen of this country, the great citizen of this world. वास्तव में ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जीवन में सब कुछ पा लिया, सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन अगर मूल्य उसके पास में नहीं है, always they will feel a kind of a vacuum in their life. जब तक मूल्य नहीं आते, आज बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स पैदा हो रहे हैं, but when it comes for the compassionate life, when it comes for to treat as on a humanitarian basis, हमेशा वो पीछे हो जाती because commercial purpose comes in the front line. इसको बदलने के लिए, इसको चेंज करने के लिए हायर एजुकेशन में स्पेसिफिकली आई कैन से फ्रॉम द प्राइमरी लेवल इटसेल्फ हमें ऐसे एजुकेशन सिस्टम के अंदर चेंज करना है या जिसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन इन द पीपल्स माइंड, ताकि उनके मन में वह सद्भावना जगे, वह सत्प्रेम जगे, वह सत्संस्कार जगे, ताकि उनके मन में ये क्लैरिटी हो कि एजुकेशन लेने का उद्देश्य क्या है। Just not only for seeking the degrees, not only to take lot of other achievements in the commercial world, लेकिन उनके साथ साथ उनके जीवन का विकास हो, जीवन के पक्षों का विकास हो, जीवन के अनेक बिंदुओं का विकास हो, ताकि एज ए इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जिसे हम कह सकते हैं, उसको हम पा सकें। हमारा यह सौभाग्य है कि पूरे समाज का सहयोग इसके साथ है, उसके साथ साथ यूजीसी का, एचआरडी का भी हमारा पूरा सहयोग हमारे साथ में है। हम इसी प्रकार आपका सहयोग की आकांक्षा रखते हैं और हम चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य, हमने एक प्रोजेक्ट भी एक सबमिट किया है, उसमें यही रखा है, ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर विमेन एजुकेशन। जैसा कि अगर विमेन एजुकेट होती है तो न केवल एक परिवार एजुकेट होता है, कई पीढ़ियों तक वो परिवार एजुकेट हो जाता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनके भीतर ये परिवर्तन आता है। तो हमें इस बात के लिए कार्य करना है और ये जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट पिछले 25 वर्षों से इसी उद्देश्य के साथ, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ ओरिएंटल स्टडीज, philosophy, meditation in yoga, non-violence in peace studies, education, social work, humanities, art और social science पर ये काम कर रहा है। और बड़े गौरव के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि जो हमने काम किया उसकी निष्पत्ति भी हमें मिली है और वहाँ बहुत सारे लोग तैयार हुए हैं, इस कार्य के प्रति समर्पित हुए हैं और उन्होंने अपना जीवन सब कुछ इस बात के लिए समर्पित किया है। आज के इस प्रसंग पर, क्योंकि डॉक्टर वेद प्रकाश जी को थोड़ा जल्दी जाना है, तो मैं अपनी बात यही संपन्न करती हुई कि इस कार्यक्रम के लिए आप आए, आपका बहुमान हमें मिला और आदरणीय कृष्ण गोपाल जी भी यहाँ पहुँचे हैं। मैं उन सब के प्रति विश्व भारती विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि जैन विश्व भारती जो इसकी पेरेंट बॉडी है, जैन विश्व भारती के अध्यक्ष श्री लुंकर जी और उनकी पूरी टीम के सक्रिय सहयोग से, और उसके साथ साथ चाहे वो सभा हो, चाहे वो युवक परिषद हो, चाहे वो महिला मंडल हो, चाहे वो अनुव्रत समिति हो, सभी संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से और दिल्ली समाज के सक्रिय सहयोग से ये कार्य संपन्न हुआ है। ये हम यहाँ ये उत्सव मना रहे हैं। इट्स ए काइंड ऑफ ए सेलिब्रेशन फॉर जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट। अगेन ऑन बिहाफ ऑफ द जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट, आई थैंक्स टू यू ऑल for your special participation, for your special contribution, and also thanks to our guests for making this a valuable time and making this event as a historical event, as a proud moment for the Jain Vishwa Bharati Institute. Thank you again. Om Arham. अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। हमारे बीच गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उपस्थित हैं यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर वेद प्रकाश। एनसीईआरटी के वो एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अनेक पुस्तकों का आप लेखन कर चुके हैं। एक अच्छे लेखक, चिंतक और विचारक प्रोफेसर वेद प्रकाश जी से मेरा विनम्र अनुरोध कि वो अपने सारगर्भित विचारों से हमें लाभान्वित करें। प्रोफेसर वेद प्रकाश। Respected Vice Chancellor of
Vish Bharati University, respected Dr. Krishnan Gopal ji, respected Dr. Harshvardhan ji, respected Shri K.L. Jain, Shri Dharamchand Lunkad, Shri Sukhraj Sethia, members of the Jain Samaj, members of the faculty of this illustrious institution, invited guests, ladies and gentlemen. It's indeed a matter of great honor and a very special privilege for me to be with you this evening. Vish Bharati University has completed 25 years. 25 years is not a very long journey in the life of an institution of higher learning. In spite of that, Vish Bharati has made a place for itself, and for which I would like to congratulate the entire Jain Samaj, because the Jain Samaj has not cared to look after the education of individual children, they have cared for the education of the entire country. और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जैन समाज की कि एक ऐसे विश्वविद्यालय की रचना की कि जो जीवन मूल्यों पर आधारित शिक्षा ग्रहण कराती है. I am reminded of an anecdote. In 1890, when Rockefeller was trying to establish Chicago University, he got in touch with the then president of Harvard University, John Eliot. And he asked John Eliot, John, tell me what is that is required to make a great institution. John Eliot said that Rockefeller, it requires $50 million and 200 years. Rockefeller replied that I got the message loud and clear. You seem to have underestimated the resources and overestimated the time. I am not going to wait for 200 years, and I am going to invest more than $50 million. जैन समाज एक ऐसा सक्षम समाज है जो निश्चित रूप से रॉकफेलर की तरह से इन्वेस्ट करके जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी का नाम और ऊंचा करेगा. आज जैसा वाइस चांसलर साहब ने कहा, किसी भी साधारण व्यक्ति से अगर आप अपेक्षा उसकी जानना चाहें कि वो क्या चाहता है, तो उस व्यक्ति का एक ही साधारण जवाब होता है, और वो ये होता है कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा प्रदान करनी चाहता हूं, जिससे कि वो अच्छा नागरिक बन सके. उन शब्दों के अंदर कि अच्छा नागरिक बन सके, इसकी कल्पना 1924 में पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जब विश्व के बड़े लीडर्स जिनेवा में इकट्ठे हुए, तो वहाँ 32 रेजोल्यूशंस पास किए गए. उनमें से एक रेजोल्यूशन एजुकेशन के ऊपर था, और उस रेजोल्यूशन के 3 एसर्शंस थे. और जिन मुल्कों ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को उन 3 एसर्शंस के इर्द गिर्द डेवलप किया है, टुडे दोज नेशंस आर रूलिंग द रूस्ट. And those assertions were that give necessary tools to the children for their natural development, and those who are backward must be supported by the nation state, and the children should be put in a position wherefrom they can make a decent living and contribute to the development of a peaceful and an egalitarian society. ये जिम्मेदारी, इसकी अपेक्षा स्कूली शिक्षा के माध्यम से या महाविद्यालयों के शिक्षा के माध्यम से या विश्वविद्यालयों के शिक्षा के माध्यम से अपेक्षा की गई, और जिसके चलते आज की तारीख में schools, colleges and universities are considered to be the most enduring organizations in the history of the world, because they are the highest hopes of the society. They are expected to take the society to the next stage of development. This is what we are expecting from our institutions of higher learning. And our beloved Prime Minister has set a goal for ourselves that he wants to transform India into the
capital of human resources. We have a goal for ourselves that we are going to skill 550 million people. But whilst skilling 550 million people, I think we need to ensure that the workforce which we create on the campuses of our institutions are not bereft of values. And the history tells us that in 2008, which was not very long time ago, everyone must be knowing, a group of 6 professionals who happened to be the proud product of the most illustrious university of the world, they caused global financial crisis in September 2008. A group of only 6 people. They were professionally outstanding individuals, but they created havoc to the world economy. And we have not been able to get out of that until this day. And therefore, it is extremely important for us to create nurseries, schools, colleges, and universities wherein we can prepare children with eternal values, values that are embedded in the history of India's freedom movement. There are constitutional obligations like justice, liberty, equality, fraternity, egalitarianism, democracy, secularism, equality of sexes, preservation of environment, removal of social barriers, observance of small family norms, and inculcation of scientific temper. All these are enunciated in the preamble of our constitution. I would like to submit to you that the content of value education ought to be drawn from multiple sources, be it relating to national goals, be it relating to universal perception, or be it relating to ethical considerations. I'm not going to take more time, but I would like to share one thing with you, that most of the time we are busy in collecting things from the outside world. We are not collecting good things inside. And I'm reminded of an anecdote when a person approaches Lord Buddha and said, "Lord, I want happiness." Lord Buddha said that first you drop I, that is your ego. And then you drop the word desire. Then you drop the word want, because that is your desire. Then you are left with nothing but happiness. We have 2 great epics in our country, which are the most popular epics. One is Ramayana and another is Mahabharata. In Ramayana, Lord Ram did not preach. He lived by the values. In Mahabharata, Lord Krishna preached Partha, but every single character at one time or the other transgressed the values. And as a result of which, what happened was कि जिन्होंने लड़ाई जीती वो ये नहीं कह सके अंत में कि हमने लड़ाई जीती है, और जिन्होंने लड़ाई हारी वो ये नहीं कह सके कि हमने लड़ाई हारी है. और इसी वजह से उसको कहा जाता है कि वो अधर्म के ऊपर एक धर्म की लड़ाई थी. The point that I am trying to make here is that we have so much in our scriptures, in our ancient literature, that we need to filter it and integrate it with our modern curriculum. तुलसीदास ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं कोई, और उन्हीं तुलसीदास जी ने कहा है, पर निंदा सम अग नहीं दूजा. और कबीर ने कहा है कि जो आप लोगों के लिए
है कि जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलझिए यही सज्जन का काम. That is what you have been doing. And lastly, I would like to say that we have the responsibility on the campuses of our educational institutions to empower our children, because their prosperity is our strength. Their contentment would be our security, and their gratitude would be our reward. Let us commit to prepare such a workforce on our campuses which conducts itself with dignity, with integrity, with courage, and perhaps most of all, with utmost modesty. Thank you very much. आज आवश्यकता है कि विद्या के साथ साथ जीवन मूल्यों का विकास हो. गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने कहा था, मैं चाहता हूं जैन विश्व भारती संस्थान के टीचर्स और स्टूडेंट्स वेतन को नहीं, चेतन को महत्व दें. तो नैतिक मूल्यों को समर्पित ये अनूठा संस्थान, जहां पर इंसान को इंसान बनाने की कोशिश की जा रही है, और जैसा कि प्रोफेसर वेद प्रकाश ने कहा, किसी भी संस्था के जीवन में 25 वर्ष का समय बहुत लंबा नहीं होता, लेकिन समीक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण ज़रूर होता है. और 25 वर्षों में पूरे भारत को अपनी भुजाओं में समेटा है जैन विश्व भारती संस्थान ने, और समुद्र पार भी अपनी रोशनी फैला रहा है. और हम मंगल कामना करते हैं नालंदा और तक्षशिला की तरह, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड की तरह पूरी दुनिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाए हमारा जैन विश्व भारती संस्थान. अब मैं अनुरोध करती हूँ श्री सुखराज जी सेठिया से अपने वक्तव्य के साथ. आराध्य के श्री चरणों में वंदन. परम आदरणीय समणी चारित्र प्रज्ञा जी, वाइस चांसलर विश्व भारती संस्थान, परम आदरणीय डॉक्टर माननीय कृष्ण गोपाल जी, सह सरकार्यवाह RSS, आदरणीय वेद प्रकाश जी, चेयरमैन UGC, आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार, आदरणीय KL जैन साहब, लुंगड़ जी, जैन विश्व भारती के अध्यक्ष, जैन समाज के गणमान्य जन और हमारे अनेक संस्थाओं के पदाधिकारीगण, भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले 20वीं सदी के अध्यात्म जगत के उज्जवल नक्षत्र, युग दृष्टा, युग सृष्टा आचार्य श्री तुलसी को नमन करता हूं. गुरुदेव ने अपने उदात्त चिंतन, व्यापक दृष्टिकोण और दूरदर्शिता के साथ में न केवल तेरापंथ समाज को, जैन समाज को, अपितु मानव जाति के कल्याण के लिए अनेक अवदान दिए. अभी हम सुन रहे हैं कि गुरुदेव ने जो सबसे अनुपम अनुदान दिया, उनका शिक्षा को वो विशेष महत्व देते थे. और आज से 25 वर्ष पूर्व जिस संस्थान की उन्होंने नींव रखी, वह संस्थान आज अपना रजत जयंती समारोह मना रहा है. और देश के कोने कोने में, बेंगलोर में, चेन्नई में, अनेक जगहों पर यह संस्थान अपने चरण मनाते हुए यह अवसर, यह सौभाग्य दिल्ली वासियों को प्रदान किया. मैं जैन विश्व भारती के अध्यक्ष आदरणीय वाइस चांसलर चारित्र प्रज्ञा जी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं. आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि गुरुदेव के इस अनुपम कृति जैन विश्व भारती संस्थान का सिल्वर जुबली का कार्यक्रम आपने दिल्ली वासियों को प्रदान किया.
मैं इस अवसर पर हमारे जो विशेष अतिथि जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, माननीय डॉक्टर कृष्ण राव जी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तेरा पंथ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो आत्मीय संबंध है हम सब जानते हैं। गणाधिपति गुरुदेव से लेकर आचार्य महाप्रज्ञ जी और वर्तमान में आचार्य महाश्रमण जी बराबर जो हमारे संघ चालक है, उनका बराबर राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की दृष्टि से उनका विचार विमर्श होता है। हमारा और आरएसएस का जो सम्मान, एक संगठन और अनुशासन का जो उद्देश्य है, वह राष्ट्र के निर्माण में बहुत उपयोगी है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और यूजीसी के चेयरमैन जो हमारे मध्य आप पधारे, इतना अल्प अमूल्य समय में आपने समय निकालकर, और आपका मौलिक चिंतन है, और यह जो यूनिवर्सिटी इतना मानव जाति के कल्याण के लिए, विशेषकर नारी जाति के उत्थान के लिए, वहां पर 90% लड़कियां हैं और नैतिकता की दृष्टि से यह विलक्षण यूनिक यूनिवर्सिटी है। और इसमें साधना पक्ष प्रबल है, इसका अध्यात्म निष्ठा है, नैतिकता है, परंतु बड़ा काम करने के लिए साधन की अपेक्षा है। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि ऐसा जो ए ग्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त यूनिवर्सिटी, जो जैन समाज का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, इसकी तरफ आप जरूर ध्यान देंगे। और मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी का, जिनका तेरापंथ धर्म संघ के साथ में एक आत्मीय संबंध है, और आप समय समय पर जब आप बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि श्रावक बोल रहा है, जीवन विज्ञान, परीक्षा ध्यान, अणुव्रत, और आपने शिविर भी अटेंड किए हुए हैं महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पुनः एक बार मैं जैन विश्व भारती के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी दिल्ली वासियों ने तन मन धन से जो सहयोग दिया, और विशेष रूप से राजकुमार जी नाटा, पदमचंद जी जैन और अनेक जो हमारे साथी लोग हैं, दिन रात इन्होंने काम किया है और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं सभी जो हमारी विशिष्ट धर्म संघ की और जैन समाज की यहाँ पर संस्थाएं, लगभग 25 संस्थाएं इस कार्यक्रम के साथ में उन्होंने सहयोग दिया। मैं दिल्ली वासियों को आपकी गरिमामय उपस्थिति से ही यह कार्यक्रम सफल हुआ है। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ओम हर। जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट के 24 साल के स्वर्णिम इतिहास को एक पुस्तक में समेटा गया है, अक्षर योग। मैं सम्मानित मंच से अनुरोध करती हूं इस पुस्तक का विमोचन करने के लिए। अक्षर योग। एक ऐसी पुस्तक जो जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट के 24 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास अपने भीतर समेटे है। धन्यवाद। आज के हाल सह सरकार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर कृष्ण गोपाल को किसी आवश्यक काम से जल्दी ही जाना है, इस वजह से हमें उनका वक्तव्य पहले कराना पड़ा। डॉक्टर कृष्ण गोपाल शर्मा यूं तो बोटनी में पीएचडी इन्होंने की है, पर अपने एक बहुत ब्राइट करियर को छोड़कर उन्होंने आरएसएस के प्रचारक के रूप में अपना जीवन समर्पित कर दिया। आप एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, एक कुशल वक्ता हैं, एक कुशल लेखक हैं। धनवंतरी योजना आपने ईस्टर्न यूपी में शुरू की थी। इस योजना के लिए आपको हमेशा याद किया जाता रहेगा। इस योजना के अंतर्गत आपने रिमोट विलेजेस में और ट्राइबल विलेजेस में स्वास्थ्य चिकित्सा मुहैया कराने के लिए जो भरसक प्रयास किए हैं, जो अथक श्रम किया है, उसके लिए आपको हमेशा याद किया जाता रहेगा। मैं अनुरोध करती हूं डॉक्टर कृष्ण गोपाल शर्मा से
अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए। मंच पर विराजमान पूज्य समणी चरित्र प्रज्ञा जो कुलपति जी भी हैं जैन विश्व भारती संस्थान की, डॉक्टर वेद प्रकाश जी जो यूसी के चेयरमैन हैं, श्री धर्मचंद जी लुंकर जो अध्यक्ष हैं जैन विश्व भारती के, श्रीमान कन्हैयालाल जी, श्रीमान सुखराज जी सेठिया, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, सभागृह में उपस्थित आदरणीय बंधुओं बहनों, मेरे को यहाँ आमंत्रित किया इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक अच्छा विश्वविद्यालय लाडनू में आज से 25 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी देर पहले संक्षेप में सुना है। वो कैसे सेवा कर रहा है और कैसे अपने विद्यार्थियों का निर्माण कर रहा है, यह हमको ध्यान में आया। थोड़ी देर पूर्व जब माननीय चरित्र प्रज्ञा जी बोल रही थी तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है इसके बारे में उन्होंने कुछ बातें रखी। ये सच बात है। भारतीय दर्शन में, भारतीय परंपरा में शिक्षा के कुछ उद्देश्य निहित है। ये ठीक है कि किसी भी संस्थान से पढ़ा हुआ विद्यार्थी एक अच्छा नागरिक होना चाहिए, लेकिन वो विद्यार्थी आगे चल करके अपना परिवार चला सके इतनी क्षमता भी उसमें आनी चाहिए। ये दो मौलिक बातें हम लोग जानते हैं। एक अच्छे नागरिक के क्या कर्तव्य हैं ये भी हम जानते हैं, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसमें इतनी योग्यता क्षमता आ जाए कि अपना परिवार चला सके, ये दो मूलभूत मौलिक आवश्यकताएं ये शिक्षा के संस्थान पूरी करते हैं। लेकिन बंधुओं बहनों, शिक्षा का इतना मात्र उद्देश्य नहीं हो सकता। ये शिक्षा का बाह्य रूप है। ये किसी भी संस्थान में सिखाए जाने वाली जो बातें हैं उसका बाह्य दर्शन है। शिक्षा मनुष्यत्व को विकसित करती है। शिक्षा उस विद्यार्थी के जीवन में, उसके हृदय में एक दर्शन पैदा करती है, एक ऐसा ज्ञान देती है शिक्षा जिसके कारण से वह विद्यार्थी यह अनुभव करता है मैं इस संपूर्ण जगत के साथ एकात्म हूं। ये शिक्षा मैं और वे, हम और वे, इस भेद को नष्ट करने का काम करती है। शिक्षा एकात्म की सृष्टि करती है। ये ज्ञान जो है ये धीरे धीरे व्यक्ति के आपस के भेद को दूर कर देता है। वही ज्ञान है, बाकी सब सूचनाओं का एकत्रीकरण है। बाकी सब बातों से तो वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है। अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है तो क्या करता है? सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है। अच्छा इंजीनियर बनता है, क्या करता है? बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जानकारियां इकट्ठी करता है। अच्छा डॉक्टर बनता है, अच्छा मैनेजमेंट का एमबीए बन जाता है, करता क्या है? वो बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी करता है। इंफॉर्मेशंस के बंडल्स एंड बंडल्स उसके पास आते हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान वो है जो मन के अंदर के भावों को पैदा करता है। इस मस्तिष्क से नीचे जो हृदय है, व्यक्ति का जो मन है, उसको जो विकसित करता है वह ज्ञान है। वह थोड़ा सा अंतर है। कोई सी भी विद्या पढ़ी, कोई सी भी शिक्षा प्राप्त की और व्यक्ति का अंतर मन अगर विकसित नहीं हुआ तो शिक्षा अधूरी है। उस शिक्षा का क्या अर्थ निकलेगा भगवान जाने। और इसलिए कोई सा भी कोर्स किया, कोई सी भी डिग्री प्राप्त करी, उसके अंतर मन का विकास हुआ कि नहीं हुआ, उसके हृदय की संवेदनाएं विकसित हुई या नहीं हुई,
उसके मन के अंदर त्याग और प्रेम, उसके मन के अंदर श्रद्धा और समर्पण ये आया कि नहीं? मनुष्यत्व अगर विकसित नहीं हुआ तो हमने ऐसे व्यक्ति को इतनी अधिक जानकारी दे दी, इतना अधिक उसके पास शक्ति का संग्रह हो गया, मनुष्यत्व के बिना वो उसका दुरुपयोग करता है। और से शिक्षा वही है, ज्ञान वही है जो मनुष्य का संपूर्ण प्रकृति के साथ, संपूर्ण सृष्टि के साथ एकात्म बोध करा दे। और इसे सबसे पहली बात है, वो दूसरे में अपने को देखता है, अपने को अनुभव करता है। यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्चा अध्यात्म है। जैन ऋषियों की, जैन मुनियों की, सभी की यही शिक्षा सबसे प्रमुख है। इस देश का यह संस्कार बहुत प्रबल है और इसलिए शिक्षा के केंद्र खड़े हों, शिक्षा और ज्ञान ये लोगों को मिले। लोगों ने अपने सारी संचित पूंजी इस शिक्षा के केंद्रों को खड़ा करने के लिए लगा दी। मध्य प्रदेश में एक विश्वविद्यालय है, उसका नाम है सागर विश्वविद्यालय। एक हरि सिंह गौर नाम से लंदन में पढ़ करके आए, अच्छे बैरिस्टर हो गए, वे कई स्थानों पर कुलपति रहे, अच्छा धन कमाया। सागर में आकर 1300 एकड़ भूमि खरीदी और पैसा दिया, अपने परिवारीजनों को नहीं दिया, एक विश्वविद्यालय खड़ा किया, शिक्षा के लिए सब कुछ अर्पित किया उन्होंने। क्यों? शिक्षा एक बड़ा यज्ञ है। हम जानते हैं काशी में जो मदन मोहन मालवीय जी ने एक बड़ा शिक्षा का केंद्र खड़ा किया, सारे हिंदुस्तान भर से मांग करके लाए, एक ज्ञान की नगरी में ऐसे विद्यार्थी खड़े हों जिनके हृदय ज्ञान से आप्लावित हो, जिनके हृदय में संवेदनाएं हों, जिनके हृदय में इस समाज को अपना मान करके चलने की हमारी पुरानी परंपराओं का प्रतिबिंब और दीप दिखाई दे। इन भावों को जो संस्थाएं जगाती हैं वही शिक्षा के इस मूल उद्देश्य की पूर्ति करती है। ये संवेदनाएं कैसी होती हैं? ये संवेदनाएं मनुष्य के मनुष्यत्व को कैसे प्रकाशित करती हैं? और वो कहते हैं ये जो दर्शन जब मन में बैठता है उसी से मूल्य निर्माण होते हैं। हमारे कलाम साहब थोड़े दिन पहले चले गए, जो भारत के राष्ट्रपति थे, एक विकलांग गृह में गए थे। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, इनके पैर को पोलियो हो गया, किसी कारण से शरीर विकलांग हो गया। इन बच्चों के जो कैलिपर्स थे, जो उनके पास जो हाथ और पैर आर्टिफिशियल लिम्स लगाए थे, बहुत भारी थे। बच्चा 5 वर्ष का है, बहुत कमजोर है, उसके कैलिपर्स का जो वेट है, वजन है, वो 4 किलोग्राम 5 किलोग्राम था। कलाम साहब को दुख हुआ, ये छोटा नन्हा बच्चा, इसका जो कैलिपर है, जो आर्टिफिशियल लिम्ब है, इतना भारी है। बाद में अपने इंजीनियर्स के साथ बैठे, जो मेटलर्जी के इंजीनियर थे, उनको बुलाया, उनको ये इंस्ट्रूमेंट दिखाया, देखो ये देखो, क्या तुम इसके वजन को कम कर सकते हो? क्या तुम ऐसा एलॉय बना सकते हो जो 5 किलो को एक आधा किलो या 1 किलो में बदल दे? 1-1.5 वर्ष के अंदर उन इंजीनियर्स ने प्रयत्न किए, एक ऐसा एलॉय बना जिस एलॉय के कारण से ये बच्चों के जो कैलिपर्स है, आर्टिफिशियल लिम्ब्स है, हल्के हो गए। बाद में कलाम साहब उस केंद्र में फिर गए, उन बच्चों को नए लिम्ब्स दिए, वे हल्के थे। उनको पूछा, बेटा कैसा लगता है? बच्चे प्रसन्न हो गए। ये जो दूसरे के दुख को दूर करके मिलने वाली जो प्रसन्नता है, जो आनंद है, ये अद्भुत है। यही दर्शन है, यही संवेदनाओं को हमारे मन के अंदर गहरे से बैठालता है। अगर संवेदनाएं नहीं और शिक्षा का स्तर ऊंचा हो गया, हो ही नहीं सकता। ये विरोधाभास है। कुछ आईएएस अफसर अपना ट्रेनिंग के लिए बिहार के एक दूर वनवासी क्षेत्र में गए थे। नए लड़के थे, उन्होंने देखा एक पेड़ पर बया के बहुत सारे घोंसले लटक रहे। जो बया नाम का पक्षी है, सुंदर घोंसला बनाता है। इन
आईएएस ऑफिसर्स को लगा ये घोंसला अपने को मिलेगा तो अच्छा है, अपने घर के बच्चों को हम इसको दिखाएंगे। ये घोंसला तो ऊपर पेड़ पर है। एक वनवासी बच्चे को बुला करके वे कहते हैं, बेटा इस पेड़ पर चढ़ करके 2 घोंसला तोड़ करके ले आओ। वो बच्चा बोलता है, नहीं नहीं, अभी इसमें छोटे बच्चे हैं, घोंसला नहीं तोड़ना। तो कहते हम तुमको 50 रुपया देंगे, एक घोंसला तोड़ करके ले आओ। नहीं नहीं, हम नहीं तोड़ेंगे, इसमें छोटा छोटा बच्चा है। अच्छा नहीं दोगे तो हम और किसी को ला करके इसको ले लेंगे। तो वो जो छोटा सा वनवासी बच्चा है 8-9 वर्ष का, वो बोलता है अगर ऐसा आप करेंगे तो मैं गांव के लोगों को ले आऊंगा। आप शहर वालों को इतना मालूम नहीं, इसमें छोटा छोटा बच्चा है, इस समय घोंसला नहीं तोड़ना। बात कितनी छोटी है। वो जो गांव का बच्चा है वो तो पढ़ा लिखा नहीं है। ये शहर के आईएएस ऑफिसर्स हैं, ये पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ करके आए हैं। संवेदना किसके पास है? समझदार कौन है? सच में ज्ञानवान कौन है? हम समझते हैं ज्ञानवान वो बालक है और शिक्षित ये लोग हैं। संस्थान वे हैं जो इस ज्ञान को ठीक प्रकार से हमारे मन की संवेदनाओं को अच्छे से रखते हैं। अच्छा पढ़ने के बाद क्या हम अपने मित्र के साथ व्यवहार करते हैं? वो कैसा करते हैं? अपने साथियों के साथ हमारा व्यवहार किस स्तर का होता है? हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी शिक्षा हमारे बगल के साथी से हमको अलग करती है क्या? बर्ट्रैंड रसल नाम के जो बड़े विद्वान हो गए, वो कहते हैं आज का एजुकेशन और एजुकेशन सिस्टम लोगों के मन के अंदर एक क्षमता देता है, एक शक्ति देता है, आत्मविश्वास देता है। एक कॉन्फिडेंस के कारण से, आई हुई ताकत के कारण से उसके अंदर ईगो पैदा होता है। ये ईगो ऐसा है जैसे बिलियर्ड्स के खेल में गेंदें, जो बिलियर्ड्स की बॉल होती है वो कोई 2 बॉल एक साथ रह नहीं पाती, ईगो टकराता है, एक बॉल दूसरे बॉल को धक्का मार करके दूर कर देती है। हमारी शिक्षा बिलियर्ड्स की बॉल की तरह, गेंद की तरह आपस में ईगो से पैदा हुए इस अहंकार से अपने साथियों को दूर करती है क्या? अरे करती है तो शिक्षा नहीं। अगर एक साथ मिला देती है वो शिक्षा है। सतीश धवन नाम के बड़े वैज्ञानिक हो गए। रोहिणी नाम का जो सैटेलाइट था ऊपर आकाश में छोड़ना था, कलाम साहब उस टीम के इंचार्ज थे जिस टीम ने ये रोहिणी नाम का नक्षत्र ये सैटेलाइट तैयार किया था। भारत एक अच्छा प्रयोग करने जा रहा था। बड़ी मात्रा में पत्रकार जो है इसरो के बाहर बैठे थे। देखिए क्या होता है, सैटेलाइट छूटा, एक 15-20 सेकंड के अंदर सैटेलाइट जल करके गिर गया, प्रयोग असफल। सतीश धवन ने कलाम साहब को कहा, कलाम साहब आप इसके इंचार्ज थे, आप बैठिए, पत्रकारों को वार्ता करने के लिए मैं जाता हूं। कलाम साहब ने कहा मैं इस टीम का इंचार्ज था, रोहिणी का ये प्रदर्शन सफल नहीं हुआ, पत्रकारों को, सारा प्रेस मीडिया को मैं मिलता हूं। नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो, ये मेरा काम है। और इसरो के प्रमुख के नाते सतीश धवन वहां चले गए। पत्रकारों के सामने, मीडिया के सामने उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया, मेरे लड़के बहुत मेहनत कर रहे थे, कई वर्ष लगा करके उन्होंने काम किया, लेकिन दुख के साथ मैं कहता हूं हमारा काम सफल नहीं हुआ, हमारा रोहिणी गिर गया। लेकिन इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इसरो में होने के कारण से मैं सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ओन करता हूं, कमी कहां रह गई हम देखेंगे। नमस्कार करके सतीश धवन वापस आ गए। अगला जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ वो सफल हो गया। 1-1.5-2 वर्ष के बाद अगला सैटेलाइट सफल हो गया। सब लोग खुश थे, सब प्रसन्न थे। इसके भी इंचार्ज कलाम साहब थे। सतीश धवन ने कहा कलाम आज का दिन तुम्हारा, जाओ। और कलाम साहब प्रेस को मिलने के लिए नहीं आना चाहते थे। नहीं सर आप जाइए,
सतीश साहब आप जाइए, धवन सर आप जाइए, नहीं नहीं नहीं, आज का दिन तुम्हारा। असफल हुए थे वो दिन मेरा था, आज सफल वो दिन तुम्हारा है। ऐसा जब टीम के अंदर भाव पैदा होता है, यश लेने की होड़ में मैं आगे, नहीं नहीं नहीं, अपयश के लिए मैं, यश तुम्हारा। ये शिक्षा हमको संस्थान में मिलती है क्या, या बिलियर्ड्स की गेंद की तरह ये शिक्षा आपस में दूर कर देती है? मुझको विश्वास है जिन जैन मुनियों ने, जिन जैन संतों ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना का एक संकल्प लिया, वो ऐसे विद्यार्थी पैदा करेंगे जिनके मन में टकराहट नहीं, जिनके मन में ईगो नहीं। जैन दर्शन का एक बड़ा प्रमुख मंत्र है अपरिग्रह। जितना आवश्यक है उतना लेना, बाकी छोड़ देना। ये सृष्टि का है, नेचर का है, प्रकृति का है, हमारा नहीं है। जितने अत्यल्प में काम बन जाता है उतना लेना, ये सृष्टि का नियम है। आसाम में हमारे एक बड़े अच्छे प्रोफेसर हैं, वाइल्ड लाइफ के बड़े माने हुए वैज्ञानिक भी हैं, उनका नाम है परिमल भट्टाचार्य। वो दूर आसाम के घने जंगलों में जाकर के वीडियोग्राफी करते हैं। एक घने जंगल में अपने अपने 7-8 स्टूडेंट्स को लेकर के वे फोटोग्राफी कर रहे हैं, वीडियो बन रहा है। सामने देख रहे एक 15, 20, 25 हिरन है, कुछ राइनोज भी अपना घास खा रहे हैं। एक पेड़ के, बड़े पेड़ के पीछे ये सब छिप करके बैठ करके वीडियोग्राफी चल रही है। अचानक एक कोने से एक टाइगर निकल आया, शेर निकल आया। ये सब तो घबरा गए। अचानक शेर सामने दिखता है, मुश्किल से 50 कदम दूर है। एकदम शेर को देख करके हिरन भी सहम गए। हिरन को कुछ मालूम नहीं क्या करे, अब शेर तो सामने आ गया, भाग भी नहीं सकते। शेर निकलता है, धीरे धीरे अपने रास्ते से दूसरे जंगल में चला जाता है। इनके लिए एक वंडरफुल एपिसोड है, आश्चर्यजनक है। ये शेर निकला, ये हिरन को कुछ छुआ भी नहीं, किसी हिरन को मारा नहीं, चुपचाप निकल गया। इन बच्चों ने अपने परिमल भट्टाचार्य को पूछते, प्रोफेसर सर ये कैसे हो गया, ये तो आश्चर्यजनक हो गया। हमारे परिमलदा बोलते हैं ये जो शेर था ना, ये आईआईटी से, आईएम से, ये डीयू से पढ़ करके नहीं आया था, इसका पेट भरा था, ये अपरग्रही है। इसका संस्कार ऐसा नहीं है कल के लिए मार करके रख दो, परसों के लिए मार करके रख दो, संचय करने की प्रवृत्ति इसकी नहीं है। आज का पेट भरा है, कल भगवान फिर देगा। हमारे संस्थान अपरिग्रह का संस्कार दे रहे हैं, आगे दें। हमारे बच्चे उतना ही खरीदना सीखें जितना आवश्यक है, फिर सोचें अति आवश्यक है, बार बार सोचें अति आवश्यक है, ले लें। जैन धर्म का ये बड़ा पुराना और अत्यंत श्रेष्ठ संस्कार और दर्शन है। प्रकृति में बहुत कुछ है, मैं कितना लूंगा, जितना मेरे को लेना उतना ले। ये शिक्षा है, ये ज्ञान है, ये हर एक विद्या के अंदर आना चाहिए। और इसलिए ये सारे संस्थान अपने लिए कम से कम इस संस्कार को देने का प्रयत्न करते हैं, वे सफल हैं। भारत की ये संस्कृति का स्थायी अध्याय है। महात्मा गांधी जी अपने प्रातःकाल के जलपान में 8 खजूर लेते थे और छोटा सा गिलास दूध का। शरीर दुर्बल था, लंबी यात्रा पैदल की करते थे। चिकित्सकों ने कहा थोड़ा अल्पाहार बढ़ाओ, 8 के बजाय 10 खजूर, 12 खजूर कर दो। ये कौन कहेगा गांधी जी को? वल्लभ भाई पटेल ने कहा बापू अल्पाहार बहुत कम है आपका, शरीर में शक्ति तो रहे, हम 8 के बजाय एक 10-12 खजूर आपको कल से देंगे, आप थोड़ा अल्पाहार का क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। अगले दिन महात्मा गांधी ने अल्पाहार लेते समय कहा अरे 8 में खाता था, मेरा शरीर ठीक चलता था, मैं इस बार प्रयोग करके देखता हूं, 2 और कम करता हूं, 6 लूंगा केवल, अपने लिए कम से कम। और महात्मा गांधी ने 6 खजूर खा करके अपना अल्पाहार करना प्रारंभ किया। ये देश का संस्कार है, अपने लिए कम से कम, बाकी से समाज के लिए। यह संस्कार देने का काम अब फिर करना होगा। पाश्चात्य जगत की जो आंधी सुनामी है ये मेटीरियलिस्टिक है, ये आनंद को खोजती है कहीं भौतिक वस्तुओं में।
आनंद को ढूंढ रही है जो वहां नहीं है। आनंद तो अंतरात्मा में है, आनंद हृदय में है, आनंद दूसरे के दुख को दूर करने में है। क्या यह संस्कार दे पाने में हम सफल? यदि ये दर्शन आ गया तो मूल्य तो उस दर्शन के अनुसार चलते हैं। अंत में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, शिक्षा इस देश में निःशुल्क थी, शिक्षा एक यज्ञ की तरह थी। शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी को कोई खर्च नहीं करना पड़ता था। बड़े बड़े खंडहर जो भी आपने देखे थोड़ा देर पहले, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहां 10-10 हजार विद्यार्थी पढ़ते थे। विद्यार्थी एक पैसा लेकर के नहीं आता था, वो चाइना से आते थे, तिब्बत से आते थे, दुनिया के देशों से आते थे, इस देश के भी थे। ये समाज उस विद्यार्थी के लिए सारी सुविधाएं जो होती थी उपलब्ध कराता था। शिक्षा निःशुल्क थी, लेकिन ये संस्कार पाने के बाद ये विद्यार्थी अपने जीवन में समाज को 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 1000 गुना करके वापस देता था। ये ऋण विद्यार्थी के ऊपर रहता था। मेरे को समाज ने शिक्षा दी है, समाज ने पुस्तक दी है, समाज ने भोजन दिया है, समाज ने वस्त्र दिया है, समाज ने विद्यालय विश्वविद्यालय दिया है। मैं जब योग्य हो जाऊंगा समाज को दूंगा। इस संकल्प के साथ विद्यार्थी पढ़ता था। अंत में एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं। महामना मदन मोहन मालवीय जी के जीवन का संकल्प था, विद्यार्थी आएगा और उसके पास एक पैसा भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। 10,000 विद्यार्थी एक पत्र लिख दिया, मेरे पास शुल्क नहीं, उसका शुल्क मुक्ति। राधा कृष्णन जैसे व्यक्ति वाइस चांसलर होते थे और राधा कृष्णन ने कहा, महाराज विद्यालय कैसे चलेगा ये? और कई बार ऐसे विद्यार्थी भी आ जाते थे जो विद्यार्थी घर के संपन्न हैं लेकिन पैसा खर्च कर दिया और कामों में, अब परीक्षा आ गई, शुल्क देने को पैसा नहीं है। ऐसा एक विद्यार्थी मुरादाबाद का माली जी के पास पहुंचा, कहता है, बाबू हमारे पास शुल्क के लिए पैसा नहीं है, हमारा परीक्षा आ गया। वार्डन ने मना किया, नहीं ये विद्यार्थी तो संपन्न परिवार का है, इसका शुल्क मुक्ति करना ठीक नहीं है। मालवीय जी उस बच्चे को पूछते, बेटा तुम शुल्क दे सकते हो? नहीं, मैं नहीं दे सकता। अच्छा कोई बात नहीं, पढ़ने के बाद फिर कभी दे सकते हो आगे? हाँ मैं दे सकता हूं। उन्होंने उसके प्रार्थना पत्र पर लिखा, विद्यार्थी आज शुल्क देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मैं वापस बाद में जाकर के जब योग्य हो जाऊंगा तो विश्वविद्यालय को जरूर वापस करूंगा, और मुझको लगता है उसकी बात पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, शुल्क माफ कर दिया जाए। ये संवेदनाएं हैं जो मालवीय जी मन में धारण करते हैं उस बच्चे के लिए। ये बच्चा आगे चल करके जीवन में कभी भूलेगा? कभी नहीं भूलेगा। मेरा यही विनम्र निवेदन है, ऐसे लोग जो इस देश में शिक्षा को निःशुल्क कर सकते हैं, इसके लिए प्राण प्रण से योगदान करें। ये सबसे बड़ा यज्ञ है, अगली पीढ़ी का निर्माण है। विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा पाएं, वे ज्ञानवान हों, वे संपन्न हों, और जैसा उन्होंने पाया उससे 1000 गुना समाज को वापस करने का संकल्प लेकर अपने अपने शिक्षा संस्थानों से बाहर निकले। अपना यह विश्वविद्यालय इसी महान परंपरा का द्योतक है, वो और आगे बढ़े। इस अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी के चरणों में विनम्रता से प्रणाम निवेदित करता हूं। नमस्कार। जिस टीम ने ये रोहिणी नाम का नक्षत्र ये सैटेलाइट तैयार किया था, भारत एक अच्छा प्रयोग करने जा रहा था। बड़ी मात्रा में पत्रकार जो है इसरो के बाहर बैठे थे। देखिए क्या होता है, सैटेलाइट छूटा, एक 15-20 सेकंड के अंदर सैटेलाइट जल करके गिर गया, प्रयोग असफल। सतीश धवन ने कलाम साहब को कहा, कलाम साहब आप इसके इंचार्ज थे, आप बैठिए, पत्रकारों को वार्ता करने के लिए मैं जाता हूं। कलाम साहब ने कहा, मैं इस टीम का इंचार्ज था, रोहिणी का ये प्रदर्शन सफल नहीं हुआ, पत्रकारों को, सारा प्रेस मीडिया को मैं मिलता हूं। नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो, ये मेरा काम है। और इसरो के प्रमुख के नाते सतीश धवन वहां चले गए।
पत्रकारों के सामने, मीडिया के सामने उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया, मेरे लड़के बहुत मेहनत कर रहे थे, कई वर्ष लगा करके उन्होंने काम किया, लेकिन दुख के साथ मैं कहता हूं हमारा काम सफल नहीं हुआ, हमारा रोहिणी गिर गया। लेकिन इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इसरो में होने के कारण से मैं सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ओन करता हूं। कमी कहां रह गई हम देखेंगे। नमस्कार करके सतीश धवन वापस आ गए। अगला जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ वो सफल हो गया। 1-1.5-2 वर्ष के बाद अगला सैटेलाइट सफल हो गया। सब लोग खुश थे, सब प्रसन्न थे। इसके भी इंचार्ज कलाम साहब थे। सतीश धवन ने कहा कलाम आज का दिन तुम्हारा, जाओ। और कलाम साहब प्रेस को मिलने के लिए नहीं आना चाहते थे। नहीं सर आप जाइए, सतीश साहब आप जाइए, धवन सर आप जाइए। नहीं नहीं नहीं, आज का दिन तुम्हारा। असफल हुए थे वो दिन मेरा था, आज सफल वो दिन तुम्हारा है। ऐसा जब टीम के अंदर भाव पैदा होता है, यश लेने की होड़ में मैं आगे, नहीं नहीं नहीं, अपयश के लिए मैं, यश तुम्हारा। ये शिक्षा हमको संस्थान में मिलती है क्या, या बिलियर्ड्स की गेंद की तरह ये शिक्षा आपस में दूर कर देती है? मुझको विश्वास है जिन जैन मुनियों ने, जिन जैन संतों ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना का एक संकल्प लिया, वो ऐसे विद्यार्थी पैदा करेंगे जिनके मन में टकराहट नहीं, जिनके मन में ईगो नहीं। जैन दर्शन का एक बड़ा प्रमुख मंत्र है अपरिग्रह। जितना आवश्यक है उतना लेना, बाकी छोड़ देना। ये सृष्टि का है, नेचर का है, प्रकृति का है, हमारा नहीं है। जितने अत्यल्प में काम बन जाता है उतना लेना, ये सृष्टि का नियम है। आसाम में हमारे एक बड़े अच्छे प्रोफेसर हैं, वाइल्ड लाइफ के बड़े माने हुए वैज्ञानिक भी हैं, उनका नाम है परिमल भट्टाचार्य। वो दूर आसाम के घने जंगलों में जाकर के वीडियोग्राफी करते हैं। एक घने जंगल में अपने 7-8 स्टूडेंट्स को लेकर के वे फोटोग्राफी कर रहे हैं, वीडियो बन रहा है। सामने देख रहे एक 15, 20, 25 हिरन है, कुछ राइनोज भी अपना घास खा रहे हैं। एक पेड़ के, बड़े पेड़ के पीछे ये सब छिप करके बैठ करके वीडियोग्राफी चल रही है। अचानक एक कोने से एक टाइगर निकल आया, शेर निकल आया। ये सब तो घबरा गए। अचानक शेर सामने दिखता है, मुश्किल से 50 कदम दूर है। एकदम शेर को देख करके हिरन भी सहम गए। हिरन को कुछ मालूम नहीं क्या करे, अब शेर तो सामने आ गया, भाग भी नहीं सकते। शेर निकलता है, धीरे धीरे अपने रास्ते से दूसरे जंगल में चला जाता है। इनके लिए एक वंडरफुल एपिसोड है, आश्चर्यजनक है। ये शेर निकला, ये हिरन को कुछ छुआ भी नहीं, किसी हिरन को मारा नहीं, चुपचाप निकल गया। इन बच्चों ने अपने परिमल भट्टाचार्य को पूछते, प्रोफेसर सर ये कैसे हो गया, ये तो आश्चर्यजनक हो गया। हमारे परिमलदा बोलते हैं ये जो शेर था ना, ये IIT से, IIM से, ये DU से पढ़ करके नहीं आया था। इसका पेट भरा था, ये अपरग्रही है। इसका संस्कार ऐसा नहीं है कल के लिए मार करके रख दो, परसों के लिए मार करके रख दो। संचय करने की प्रवृत्ति इसकी नहीं है। आज का पेट भरा है, कल भगवान फिर देगा। हमारे संस्थान अपरिग्रह का संस्कार दे रहे हैं, आगे दें। हमारे बच्चे उतना ही खरीदना सीखें जितना आवश्यक है। फिर सोचें अति आवश्यक है, बार बार सोचें अति आवश्यक है, ले लें। जैन धर्म का ये बड़ा पुराना और अत्यंत श्रेष्ठ संस्कार और दर्शन है। प्रकृति में बहुत कुछ है, मैं कितना लूंगा, जितना मेरे को लेना उतना ले। ये शिक्षा है, ये ज्ञान है, ये हर एक विद्या के अंदर आना चाहिए। और इसलिए ये सारे संस्थान अपने लिए कम से कम इस संस्कार को देने का प्रयत्न करते हैं, वे सफल हैं। भारत की ये संस्कृति का स्थायी अध्याय है। महात्मा गांधी जी अपने प्रातःकाल के जलपान में 8 खजूर लेते थे और छोटा सा गिलास दूध का। शरीर दुर्बल था, लंबी यात्रा पैदल की करते थे,
चिकित्सकों ने कहा थोड़ा अल्पाहार बढ़ाओ, 8 के बजाय 10 खजूर 12 खजूर कर दो। ये कौन कहेगा गांधी जी को? वल्लभ भाई पटेल ने कहा बापू अल्पाहार बहुत कम है आपका, शरीर में शक्ति तो रहे, हम 8 के बजाय एक 10-12 खजूर आपको कल से देंगे, आप थोड़ा अल्पाहार का क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। अगले दिन महात्मा गांधी ने अल्पाहार लेते समय कहा अरे 8 में खाता था, मेरा शरीर ठीक चलता था, मैं इस बार प्रयोग करके देखता हूं, 2 और कम करता हूं, 6 लूंगा केवल, अपने लिए कम से कम। और महात्मा गांधी ने 6 खजूर खा करके अपना अल्पाहार करना प्रारंभ किया। ये देश का संस्कार है, अपने लिए कम से कम, बाकी से समाज के लिए। यह संस्कार देने का काम अब फिर करना होगा। पाश्चात्य जगत की जो आंधी सुनामी है ये मेटीरियलिस्टिक है, ये आनंद को खोजती है कहीं भौतिक वस्तुओं में, आनंद को ढूंढ रही है जो वहां नहीं है। आनंद तो अंतरात्मा में है, आनंद हृदय में है, आनंद दूसरे के दुख को दूर करने में है। क्या यह संस्कार दे पाने में हम सफल? यदि ये दर्शन आ गया तो मूल्य तो उस दर्शन के अनुसार चलते हैं। अंत में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, शिक्षा इस देश में निःशुल्क थी, शिक्षा एक यज्ञ की तरह थी, शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी को कोई खर्च नहीं करना पड़ता था। बड़े बड़े खंडहर जो भी आपने देखे थोड़ा देर पहले, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय, 10-10 हजार विद्यार्थी पढ़ते थे, विद्यार्थी एक पैसा लेकर के नहीं आता था, वो चाइना से आते थे, तिब्बत से आते थे, दुनिया के देशों से आते थे, इस देश के भी थे। ये समाज उस विद्यार्थी के लिए सारी सुविधाएं जो होती थी उपलब्ध कराता था, शिक्षा निःशुल्क थी। लेकिन ये संस्कार पाने के बाद ये विद्यार्थी अपने जीवन में समाज को 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 1000 गुना करके वापस देता था। ये ऋण विद्यार्थी के ऊपर रहता था। मेरे को समाज ने शिक्षा दी है, समाज ने पुस्तक दी है, समाज ने भोजन दिया है, समाज ने वस्त्र दिया है, समाज ने विद्यालय विश्वविद्यालय दिया है, मैं जब योग्य हो जाऊंगा समाज को दूंगा। इस संकल्प के साथ विद्यार्थी पढ़ता था। अंत में एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं। महामना मदन मोहन मालवीय जी के जीवन का संकल्प था, विद्यार्थी आएगा और उसके पास 1 पैसा भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, 10,000 विद्यार्थी एक पत्र लिख दिया, मेरे पास शुल्क नहीं, उसका शुल्क मुक्ति। राधा कृष्णन जैसे व्यक्ति वाइस चांसलर होते थे और राधा कृष्णन ने कहा महाराज विद्यालय कैसे चलेगा ये। और कई बार ऐसे विद्यार्थी भी आ जाते थे जो विद्यार्थी घर के संपन्न हैं लेकिन पैसा खर्च कर दिया और कामों में, अब परीक्षा आ गई, शुल्क देने को पैसा नहीं है। ऐसा एक विद्यार्थी मुरादाबाद का माली जी के पास पहुंचा, कहता है बाबू हमारे पास शुल्क के लिए पैसा नहीं है, हमारा परीक्षा आ गया। वार्डन ने मना किया, नहीं ये विद्यार्थी तो संपन्न परिवार का है, इसका शुल्क मुक्ति करना ठीक नहीं है। मालवीय जी उस बच्चे को पूछते, बेटा तुम शुल्क दे सकते हो? नहीं मैं नहीं दे सकता। अच्छा कोई बात नहीं, पढ़ने के बाद फिर कभी दे सकते हो बागे? हाँ मैं दे सकता हूं। उन्होंने उसके प्रार्थना पत्र पर लिखा विद्यार्थी आज शुल्क देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मैं वापस बाद में जाकर के जब योग्य हो जाऊंगा तो विश्वविद्यालय को जरूर वापस करूंगा और मुझको लगता है उसकी बात पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, शुल्क माफ कर दिया जाए। ये संवेदनाएं हैं जो मालवीय जी मन में धारण करते हैं उस बच्चे के लिए। ये बच्चा आगे चल करके जीवन में कभी भूलेगा? कभी नहीं भूलेगा। मेरा यही विनम्र निवेदन है, ऐसे लोग जो इस देश में शिक्षा को निःशुल्क कर सकते हैं इसके लिए प्राण प्रण से योगदान करें। ये सबसे बड़ा यज्ञ है, अगली पीढ़ी का निर्माण है। विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा पाएं, वे ज्ञानवान हों, वे संपन्न हों और जैसा उन्होंने पाया उससे 1000 गुना समाज को वापस करने का संकल्प लेकर अपने अपने शिक्षा संस्थानों से बाहर निकले। अपना यह विश्वविद्यालय इसी महान परंपरा का द्योतक है, वो और आगे बढ़े,
इस अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी के चरणों में विनम्रता से प्रणाम निवेदित करता हूं। नमस्कार। सच्ची शिक्षा वो है जो भीतर संवेदना जागृत करे, मानवीय मूल्यों का विकास करे, इंसान को इंसान बनाए। शिक्षा के इसी उद्देश्य का सपना श्रद्धेय आचार्य श्री तुलसी ने देखा था जैन विश्व भारती संस्थान के माध्यम से, और ये संस्थान अपने उस उद्देश्य में काफी हद तक कामयाब भी हो रहा है। और अब जैन विश्व भारती लाडनू द्वारा वर्ष 2014 का संघ सेवा पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है हमारे अपने दिल्ली के ही शासन सेवी श्री कन्हैयालाल जी जैन पटावरी को। ये दिल्ली समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि श्री कन्हैयालाल जी जैन जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा दिल्ली के अध्यक्ष हैं। तेरापंथ समाज की शान है, गौरव है। मैं अनुरोध करती हूं श्री धर्मचंद जी लूंकड़ जैन विश्व भारती के अध्यक्ष, श्री मनोज लूनिया जैन विश्व भारती के उपाध्यक्ष, श्री जीवन मालू उपाध्यक्ष जेवीपी, श्री प्रमोद वैद कोषाध्यक्ष जेवीपी कि वो आगे आएं और श्री कन्हैयालाल जी जैन को मोमेंटो और चेक के द्वारा सम्मानित करें।